गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखिए कंटिन्यूटी के उस टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे सीबीएसई 12th क्लास में जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो 12th क्लास सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू cos x raised to the power 1 by x where x is not equal to 0, यानी कि यदि x का मान 0 नहीं होगा तो हमें इस फंक्शन को लेना है, यदि x का मान 0 है तो हमें k लेना है। और ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई में आया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम आज सीबीएसई के लिए, तो ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वैसे तो यहाँ पे पैटर्न तो आसान है, पैटर्न तो इसमें अननोन वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, k की वैल्यू हमें निकालनी है और आर्बिट्रेरी वैल्यू है कोई, यानी कि अननोन वैल्यू है k, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मेथड तो आसान है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन कंटिन्यूअस अगर हमें दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे LHL, RHL और fx एट x इक्वल टू a बराबर रहेंगे तीनों, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a इक्वल्स टू f ऑफ a, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन देखिए, इट इज गिवन दैट, हमें ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस, हमें दिया है कि fx कॉन्टिन्यूअस है। fx अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारी RHL, हमारी LHL और हमारा f ऑफ x तीनों बराबर रहेंगे एट x इक्वल टू a पर, यानी यहाँ पर a की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तीनों वैल्यूज बराबर रहेंगी। हम यहाँ पे किन्हीं दो वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, वहीं से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम RHL और fx की वैल्यू निकालते हैं, टेकिंग RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए हमारा फंक्शन कौन सा हुआ, 0 प्लस के लिए फंक्शन हुआ cos x रेज टू दी पावर 1 बाई x, cos x रेज टू दी पावर 1 बाई x। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब x का मान 0 नहीं होगा तो हमें इसी फंक्शन को यूज करना है। अगर x का मान 0 होगा तो k लेना है, x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब x का मान या 0 से कम है या तो फिर 0 से बड़ा है। तो RHL में तो 0 से बड़ी वैल्यू लेनी होगी, तो हमें यही फंक्शन लेना है। अब देखिए अगर आप यहाँ पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारे पास लिमिट तो यहाँ पुट हो जाएगी कि x इज इक्वल टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, तो हमारी लिमिट तो बन जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और ये हमारा चेंज हो जाएगा cos ऑफ h और टू दी पावर 1 अपॉन h। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 0 होती है, ये हमने पुट किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे लिमिट आप क्या अप्रोचेस टू 0 cos h और पावर 1 बाई h। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट, अगर यहाँ पे आप अप्लाइंग लिमिट करते हैं h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ देखिए cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे 1 अपॉन में 0 दैट इज इक्वल टू ए लार्जेस्ट वैल्यू, इनफिनिटी लिखेंगे, यहाँ पे हम इनफिनिटी लेंगे, तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी, इट इज ए फॉर्म ऑफ 1 अपॉन इनफिनिटी। जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये 1 अपॉन इनफिनिटी की फॉर्म बनेगी, और ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। जब हम x की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 0 इनफिनिटी बन जाएगा। 1 अपॉन 0 का मतलब ये होता है कि 1 अपॉन 0, 1 अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू,
यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये इन एक लार्जेस्ट वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ये 1/h एक लार्जेस्ट वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ये बहुत ज्यादा इसमें वैल्यूज बनेंगी तो 1⁻∞ बन जाएगा ये, और ये एक इनडिटरमिनेट वैल्यू बनेगी, इनडिटरमिनेट यानी कि यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, 1/∞ इज ए नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम यहां से आगे सोल्व करते हैं, तो इसका सोल्व करने का मेथड देखिए मैं बता देता हूं। यदि हमारे पास कोई फंक्शन, इसका सोल्व करने का मेथड ये होता है 1⁻∞ अगर हो तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला ये है, लिमिट अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू a और f(x) कभी भी gx हो तो इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें और ये फॉर्म बन जाए तो हम कैसे लिखते हैं इसको, e लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहां हो जाएगा हमारा gx फंक्शन आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है और fx माइनस में 1 हमें लिखना पड़ता है। देखिए ये तरीका होता है, ये मेथड होता है, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते थे उनमें हमें रेशनलाइजेशन करना होता था, या फिर कहीं पे हमें बाइनोमियल को यूज करना होता था, या कहीं पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होता था, वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें मेथड अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करना है 1⁻∞ की फॉर्म है यहाँ पे। इस फॉर्म को सोल्व करने का तरीका यही होता है, यहाँ पे जो पावर होगी वो भी अलजेब्रिक में आपको वेरिएबल मिलेगा और बेस में भी वेरिएबल मिलेगा। तो इस तरह के आपको gx को आगे लेके आना होगा और fx में से 1 लेस करके लिखना है, और e की पावर में ये सारा सिस्टम रहेगा यहाँ पे, e⁻∞ लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये सारा इसकी पावर में रहेगा। तो इसी तरह से हम जब इसको सोल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए e की पावर में लिखा जाएगा, लिमिट हमारी है h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे gx की जगह पे 1/h आ जाएगा, और यहां लिखा जाएगा cos ऑफ x माइनस 1, ये बन जाएगा। इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे cos ऑफ h माइनस 1 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो यह बन जाएगा हमारे पास e⁻∞ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस यहाँ से कॉमन लेना चाहूंगा तो वो माइनस मैं आगे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1/h हो जाएगा, और ये 1 माइनस में cos h। अब 1 माइनस में cos h हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का होता है फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, देखिए e⁻ माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस cos h है तो उसको देखते हुए बनाएंगे फॉर्मूला, तो 2 sin स्क्वायर h/2 हमारे पास आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर h/2। अब इसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे भी आप x का मान 0 रखते हैं तो भी ये अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा है। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ 0 बन जाएगा और नीचे भी 0, तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है फिलहाल, e की पावर 0/0 फिलहाल ये भी नॉट डिफाइंड बन रहा है हमारे पास। तो अब भी हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम एक लिमिट का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको शायद दिमाग में आ भी गया होगा। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर h/2 है और ये डिवाइड में h है, और यहाँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला होता है, और ये लिमिट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में क्या होता है ध्यान से देखिए, जब साइन स्क्वायर हो तो यहाँ एंगल का नीचे स्क्वायर होना चाहिए तभी हमारे पास ये 1 बनता है, साइन क्यूब हो तो नीचे एंगल का क्यूब होना चाहिए, और यहाँ
ये लिमिट, ये वैल्यू एंगल की और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड में किसकी जरूरत पड़ेगी, या साइन स्क्वायर एक्स है तो एंगल का स्क्वायर नीचे बनाना है, तो एंगल का स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे एंगल h/2 है, h/2 का स्क्वायर होना चाहिए नीचे, h/2 का स्क्वायर, h/2 का स्क्वायर कितना हुआ, h²/4 होना चाहिए, h²/4। तो एक h तो हमारे पास है डिवाइड में, तो हम h/4 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, h/4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब ये इतना इतना आपका बनेगा फॉर्मूला, ये भी h इसमें फॉर्मूले में शामिल होगा, तो यहाँ h से हम इसको स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। 2 से कैंसिल कर दो 2 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, e⁻, दैट इंप्लाइज e⁻, माइनस अब h/2, लिमिट h/2 0 तो है हमारे पास, h/2 बच गया हमारे पास, h/2 पे भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो माइनस और 0/2 क्या हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू e⁻0 हो गया, और e⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, 1 वैल्यू आई है RHL की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि RHL और FX तीनों बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी RHL है वो FX के बराबर है, और FX यानी f ऑफ a के बराबर कह सकते हैं। तो RHL हमारी 1 आई है और f ऑफ a की जगह पे 0 है, और यहाँ पे फिर हमारे पास k है इसमें, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो अननोन वैल्यू थी वो k, उसकी वैल्यू क्या आ गई है 1 आई है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी अलग जो हमें दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि ये फॉर्म थी, ये 1⁻∞ की फॉर्म है, और 1⁻∞ है, उसके अंदर क्वेश्चन की टाइप आपकी ये रहेगी, ये क्वेश्चन की टाइप रहेगी, और इस टाइप का सॉल्यूशन ये होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्वेश्चन की टाइप ये रहेगी, ये फॉर्म बनेगी, इस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, और ये नॉट डिफाइन होती है, ये डिफाइन नहीं होती है। इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है e⁻ लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट वही रहेगी जो पहले वाली होती है, gx आगे आ जाता है, fx -1 होता है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन लॉग लेने से बनता है, ये जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है ये लॉग की हेल्प से बना हुआ है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। आप देखिए ऐसे ही एक अलग से क्वेश्चन और है, ये भी हमारे सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे वो सभी पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जो डिसकंटिन्यूटी दिखाते हो fx के ऊपर, यानी fx हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन 1 to 1 से लेके 2, ये हमें दिया हुआ है कि ये इंटरवल है, इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन के बारे में बताना होगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस हमें ये बताने हैं, वो सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं जिनके ऊपर डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस इंटरवल के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमें क्या आउटपुट देता है, उस आउटपुट के अनुसार हम इन इंटरवल्स को ब्रेक करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से मिलता जुलता तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी वजह से हम सीबीएसई को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हमें 1 से लेके 2 तक x का मान दिया हुआ है, तो इस वैल्यू के अंदर इस fx की वैल्यू क्या निकल के आती है हम वो चेक करेंगे, और फिर वहां पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। तो देखिए हमारे पास x का मान कहां से कहां तक है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से लेके 2 तक है, 1 शामिल है 2 शामिल नहीं है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मेन वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू मेन वैल्यू लेता हूँ, 1 ले ली मैंने, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9।
मैंने मेन वैल्यू यहां से उठा ली, x की वैल्यू 1 को शामिल करा, 2 को शामिल नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, हर जगह पे हम चेक करेंगे और उसके बाद फंक्शन डिराइव हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो हमारे पास fx क्या बनता है, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास fx क्या आता है, देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो हमें अंक दिया गया है, जिस संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जा रहे हैं उससे छोटी वैल्यू आपको लेनी होती है, लेकिन पूर्ण वैल्यू लेनी होती है। अगर वो खुद ही अपने आप में इंटीजर है तो वो खुद बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे यहाँ पे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ x का मान हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व करें तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे मैं x का मान लेता हूँ 1.1 तो मैं यहाँ पे 1.1 रखूंगा, 1.1 का स्क्वायर करता हूँ, 1.1 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1.21 आया। और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने ये लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास 1, 1.21। इससे छोटी वैल्यू लेनी है और पूर्ण वैल्यू लेनी है तो वो 1 बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह मैं x का मान लेता हूं 1.2 यहां रखता हूं तो x का मान यहां रखूंगा 1.2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1.44 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करता हूं तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। वहां से भी fx की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं अगर x इज इक्वल टू 1.3 की, 1.3 यहां रखता हूं x की जगह पे तो 1.3 का स्क्वायर लेंगे तो 1.69 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, क्योंकि 1.69 से छोटी पूर्ण वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पे भी fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं x इक्वल टू 1.4 पे भी हमारे पास fx का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1.4 को यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.96 रहेगा। फिर बात करते हैं आगे x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास fx की वैल्यू चेंज हो गई है, 2 आ जाएगा। फिर हम x का मान लेते हैं 1.6 तो ये भी शायद यहां से हमें fx का मान मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आएगा, 2.56 तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम x का मान लेते हैं 1.7, दैट इंप्लाइज 1.7 यहाँ रखते हैं x की जगह पे, x का स्क्वायर करेंगे यानी 1.7 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर 2.89 बन जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आएगा। फिर हम बात करते हैं जैसे x का मान ले लेते हैं 1.8 याद रखेंगे यानी 18 का स्क्वायर मान के चलो 3.24 तो वहां पे 3.24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वहां पे आ जाएगा 3, fx का मान आ गया 3। इसके बाद में अगर हम x का मान लेते हैं 1.9 तो हमें fx वहां पे भी क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अब देखिए ये जो हमारा काम है ये रफली वर्क है, ये सारा रफली वर्क है, सिर्फ 1 मिनट का काम है, ये सारा हमारा समझने का सिर्फ 1 मिनट का काम है। अब हमने देख लिया कि x का मान कहां से कहां तक हमने रखा है और इस x की अलग अलग वैल्यू में अलग अलग हमें fx का मान मिल रहा है। x की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से 2 तक थी, इसी को हमें तोड़ना है, अलग अलग जगह पे तोड़ना है और तोड़ना इस तरह से है कि वहां पे जो fx का मान है वो सेम आए। जैसे कि हमने x का मान 1 लिया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इन सभी के अंदर fx की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, fx की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो जब x का मान 1 से लेके 1.4 तक था, ध्यान से देखिए, जब x का मान 1 से लेके और कहां तक 1.4 तक,
अब देखिए 1.4 हमारे पास यहाँ पे हमने ले तो लिया, लेकिन 1.4 होता है ये, और भी बहुत सी वैल्यूज इसमें होती हैं। तो 1.4 को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं √2 की। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 1.414 इस तरह से होता है। तो यहां पे हम इसको √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानेंगे, तो यहां पे हम √2 लिखेंगे। अब x का मान हम लेते हैं 1 से बड़ा और √2 से छोटा। √2 को हम शामिल नहीं करेंगे। देखिए 1.4 के ऊपर तो fx का मान एक ही है, लेकिन आप यहां 1.4 नहीं लिख सकते। 1.4 हम नहीं ले सकते इंटरवल के अंदर। यहां पे हमें 1.4 है उसके अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा। ये √2 के अप्रोक्सीमेट होता है, तो हमें √2 लेना पड़ेगा। अब आपको यहाँ √2 को खुद को शामिल नहीं करना, इक्वल टू यहाँ नहीं लगाना है। वजह क्या हुई, आपने यदि यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, यदि यहाँ हम इक्वल टू लगाते हैं तो x का मान √2 बन जाता है, और √2 का फिर आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर हो जाएगा 2। इसलिए यहाँ तो 1 आया हुआ है और वहां आ जाएगा 2, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके इक्वल टू नहीं लेंगे, और यहाँ पे फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी में 1 है, तो यहाँ 1 लेंगे। यदि x का मान यहां से यहां तक है तो आपको fx की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। देखिए अब हम ब्रेक कर रहे हैं, fx का मान निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो अब देखिए आगे 2, यहां भी 2, यहां भी 2। जब x का मान 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.7 है, इन सभी में x की वैल्यू 1.5, 1.6, 1.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, 2। यानी कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर करने के बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आया 2, तो fx की वैल्यू हम लेंगे 2। इन सभी में fx, ये fx है, इसकी वैल्यू 2 आई है, सोल्व करने के बाद में। लेकिन कब लेंगे, x का मान कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे, यहाँ √2 से हमें शामिल करना पड़ेगा। √2 से शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि x का मान जब आप √2 के बराबर लेते हो तो √2 का स्क्वायर करो 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 2, इसलिए यहाँ 2 माना गया है। तो यहाँ पे हम √2 को शामिल करेंगे, और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 1.4 से लेके 1.7 तक है, सॉरी 1.5 से 1.7 तक है। तभी तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया था। तो fx का मान तो 2 हमने लिख दिया, लेकिन x की वैल्यू 1.7 तक। अब 1.7 देखो किसकी होती है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 होती है √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब √3 को आपको यहां लिखना है। अब √3 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर आपने x का मान √3 यहाँ इंक्लूड कर दिया, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा लिया, तो √3 का स्क्वायर फिर 3, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर आएगा 3। लेकिन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे हैं 2, इसलिए इंक्लूड नहीं करना है। फिर आगे बात करते हैं थर्ड पोर्शन पे, जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया हुआ है। fx का मान 3 कब लेंगे, यदि x का मान 1.8 से 1.9 तक है। तो अब यहाँ पे 1.8 से तो है, 1.8 से पहले हम √3 को भी शामिल करेंगे, क्योंकि √3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। और लास्ट में हम 2 तक लेंगे, 2 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 2 रखोगे लास्ट में 2 वैसे भी ओपन में है, वैसे भी ओपन में दिया हुआ इंटरवल में, और यहाँ रखने पे 4 हो जाएगा। 4 का इंटीजर लेंगे तो 4 ही रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमारे पास ये जो fx फंक्शन था, ये जो fx फंक्शन था आपका, ये अब चेंज होके और ये बन गया है। अब इसके ऊपर आपको चेक करना है कि ये कहां पे कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है, उस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास देखिए इस fx के अंदर हम चेक करते हैं। एक तो हमारे पास √2 दिया हुआ है, जिसमें हम LHL, RHL और fx तीनों की वैल्यू डिफाइन करेंगे। एक √3 हमारे पास है, जिसमें LHL, RHL और fx तीनों की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। एट x इक्वल टू √2 पे देखिए, √2 के ऊपर हम चेक करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसकी LHL निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x अप्रोचेज टू √2 माइनस, अब √2 से कम,
√2 से कम कौन सा फंक्शन हुआ, √2 से कम, x का मान छोटा है √2 से तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। अब इसके ऊपर और ज्यादा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है या वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। फिर हम निकालते हैं इसकी RHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू √2 प्लस, अब √2 से बड़ी वैल्यू के लिए तो x का मान बड़ा है √2 से, x बड़ा है √2 से, ये फंक्शन लेंगे हम 2, तो इसके लिए लेंगे हम 2, इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा, 2 ही आएगा हमें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो है नहीं तो हमें और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 2। अब देखिए LHL 1 आ गई, RHL 2 आ गई, दोनों हमारे पास वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंशिएट होगी, अलग अलग वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं LHL RHL बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। कहां पे हुआ डिसकंटिन्यूअस, √2 के ऊपर हो गया डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ए √2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि √2 की LHL और RHL है वो अलग अलग होंगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे, अगला हमारा पॉइंट रहेगा एट x इक्वल टू √3 पे, तो हम एट x इक्वल टू √3 ले लेते हैं, इसके ऊपर और चेक कर लेते हैं LHL और RHL। तो यहाँ पे जब हम LHL लेते हैं तो हमारी लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू √3 माइनस, अब √3 से कम के लिए हमारा कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, देखिए x का मान कम है √3 से, x का मान छोटा है √3 से, तो हम ये लेंगे 2, और यहाँ पे भी हमारे पास वही है, x का मान √3 से कम है तो हमें 2 लेना है, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हम बात करते हैं यहाँ RHL में, तो RHL में देखते हैं, तो RHL में लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू √3 प्लस, अब √3 से ज्यादा तो ये हम फंक्शन लेंगे 3 आ जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू 3 ही आएगी, तो यहाँ से LHL 2 RHL 3, ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे भी क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है, √2 पे और है √3 पे, therefore fx is discontinuous at a √2 and a √3। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए जो ओल्ड सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द fx इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1। ये कब लेंगे फंक्शन, यदि x का मान 0 ना होगा तब लेंगे, और 0 लेंगे कब, यदि x का मान 0 होगा तब, तो एट x इक्वल टू 0 पे हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, 0 के ऊपर इसका डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, कभी नोट डिफाइन तो नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें LHD और RHD दोनों साइड्स पे डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, यानी दोनों साइडों में हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये वैल्यू ये है, ऐसा नहीं है कि किसी रेंज में मिले वैल्यू, हमें किसी रेंज में वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं LHD और RHD बराबर है और एक डेफिनेट वैल्यू के बराबर रहेगी वहां पे, तो हम डेरिवेबल कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे LHD और RHD डिफाइन करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास डेरिवेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, f डैश ऑफ a माइनस यानी कि LHD का होता है, ये क्या होता है, LHD का फॉर्मूला हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का हमारा फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस और f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये RHD का है और इसको बोलते हैं f डैश a प्लस,
अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो वो आपका एफ डैश ए बन जाता है। एलएसडी और आरएसडी दोनों समान होनी चाहिए, एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए तो ही डेरिवेबल है। तो सबसे पहले हम एलएसडी डिफाइन करते हैं इसकी। एलएसडी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए इसमें लिमिट हमारी हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस। देखिए यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे बताना है क्या ये डेरिवेबल है या नहीं है, तो हमारी लिमिट यहाँ पे 0 माइनस रहेगी। फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा x मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हमें चेक करना है डेरिवेटिव के लिए, तो हम यहाँ पे पहले तो कोई हमें फॉर्मूला अगर मिलता है तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला अगर नहीं मिल रहा हमें, अभी सॉरी एक स्टेप भूल गया मैं आगे, माइनस एफ ऑफ ए और लिखना में, माइनस एफ ऑफ ए आगे और लिखना है। ये तो हमारे पास केवल एफ एक्स की वैल्यू लिखी हमने, माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब देखिए हमें ये है कि जो हमारा ये एफ एक्स है उस एफ एक्स में आपको x की जगह पे a पुट कर देना है, x की जगह पे a पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पुट कर लेंगे अब हम, एफ एक्स आपका जो हमने ये लिखा ये वाला एफ एक्स है सारा, इस एफ एक्स में आपको a पुट करना है। a का मतलब यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, तो आपको 0 पुट करना है। अब इसमें आप 0 रखोगे, इसमें ये एफ एक्स आपका, इसमें 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 0 गुणा में समथिंग, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो लिखो चाहे मत लिखो इसको आगे 0 या 0 लिख दीजिए, डिवाइड बाई x माइनस ए, x माइनस में 0, a का मान यहाँ पे 0 है, लिमिट यानी आपकी x इज इक्वल टू 0 है, 0 पे चेक कर रहे हैं तो a का मान 0। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एलएसडी क्या बनती है देखिए, एलएसडी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1। ये 1 अपॉन x पावर में है, e की पावर में है 1 अपॉन x। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई फॉर्मूला नजर आता है तो वो लगाइए, यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ हमारे पास ना कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, ना फैक्टराइजेशन ना हो रहा, ना रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पुट कर लेते हैं x बराबर 0 माइनस h और h अप्रोचेस टू 0, तो ये आपका चेंज हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 में, और यहाँ e टू दी पावर 1 अपॉन x, तो x की जगह पे तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0 माइनस h, तो ये माइनस h हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे भी e की पावर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में माइनस h और प्लस में 1। ध्यान से देखिए यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन माइनस h है, e की पावर 1 अपॉन माइनस h है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर नेगेटिव है, देखिए ये इस तरह से बन रहा है, e की पावर 1 अपॉन माइनस h ऐसे बना हुआ है यहाँ पे दोनों जगह पे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सारे को 1 के पोल में ले आता हूँ, सारे को, इस सारे को 1 के पोल में, तो ये जो पावर है इसका निशान चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई h लिख देता हूँ इसको। यानी ये जो भी आपके पास दिया हुआ है इसकी पावर माइनस में है तो पॉजिटिव बना देते हैं पावर को, तो 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई h लिख देते हैं इसको, 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई h, पॉजिटिव हो गई अब इसकी पावर, माइनस 1 डिवाइड बाई ऐसे इसको लिख देते हैं 1 के अपॉन में e की पावर 1 बाई h और प्लस में 1। अब देखिए अब आप x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी, 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी और e टू दी पावर इनफिनिटी। देखिए यहाँ अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो 1 अपॉन में 0 दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी बन गया ये, और ये बन जाएगा फिर आपका e की पावर इनफिनिटी, यहाँ e की पावर इनफिनिटी, और e की पावर इनफिनिटी क्या होता है हमारा इनफिनिटी होता है। अब देखिए फिर ये 1 अपॉन में इनफिनिटी बनेगा, यहाँ पे 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है हमारा 0 होता है। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर।
जब आप x की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 हमारा होता है यहाँ पे इन्फिनिटी, एक बहुत ही बड़ी वैल्यू के बराबर आता है। और अब e की पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो वो इन्फिनिटी होता है, और फिर 1 में ये इन्फिनिटी हो गया आपका सारा, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1 में ये भी उसी तरह आ जाएगा 0 प्लस 1, दैट इंप्लाइज माइनस का 1। तो हमारे यहाँ से LSD कितनी आ गई -1 आ गई, LSD की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब हम निकालते हैं RSD की वैल्यू, क्या दोनों बराबर आती है या नहीं आती है, हम यही चेक करने जा रहे हैं। तो RSD की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए हमारी RSD क्या बनती है, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस फंक्शन हमारा शायद यही रहेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे अब fx, तो fx हमें यही लेना है e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। हमें ये फॉर्मूला लगाना है RSD में, माइनस का f ऑफ a माइनस f ऑफ a, यानी जो आपने यहाँ fx लिया है इस fx में a रख दो x की जगह पे, तो x की जगह पे a का मतलब 0 रखना है तो 0 रहेगा, डिवाइड बाई x माइनस a का मतलब 0, तो x से x आपका कैंसिल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया e की पावर 1/x माइनस 1 में e की पावर 1/x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा RSD का मान। अब हमें यहाँ देखना है कोई फॉर्मूला हो, कोई यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो, या फिर कोई रेशनलाइजेशन हो, कर सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो हम यहाँ लिमिट पुट कर देंगे अपनी। तो लिमिट पुट करेंगे, देखते हैं लिमिट पुट करने से भी सॉल्व हो जाता है, तो अगर नहीं होगा कोई ना कोई यहाँ पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो तरीका तो हमें निकालना पड़ेगा कोई ना कोई हल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारी हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, x अप्रोचेज टू 0 प्लस है तो 0 प्लस h रखेंगे और x को 0 के अपोज दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपकी जो न्यू लिमिट है वो h अप्रोचेज टू 0 बन जाएगी, और e की पावर 1/h हो जाएगा, ये माइनस 1 में e की पावर 1/h प्लस 1, ये आपके पास आ गया RSD में। अब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 अप्लाई कर दो, तो 1/0 इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी, तो यहां से सारा इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी से इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, तो अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हमें कोई ना कोई तो सॉल्यूशन करना ही होगा। हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं, ये e की पावर 1/h है ना, ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और ये यहाँ से, दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले तो एक बच गया, अब ये 1 है अकेला, 1 में तो है नहीं e की पावर 1/h, तो क्या करेंगे, इसको e की पावर 1/h से गुणा कर दो इस 1 को, और e की पावर 1/h से भाग कर दो, गुना वाला तो ये बाहर आ गया और भाग वाला आपके पास बच जाएगा, e की पावर 1/h भाग वाला बच गया। इसी तरह यहाँ पे ये तो बाहर आ गया तो 1 बच गया प्लस में, अब ये 1 है, 1 में से तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते e की पावर 1/h को, तो कैसे करेंगे, इसको गुणा कर दो e की पावर 1/h से और भाग कर दो, गुणा वाला बाहर कॉमन आ गया और भाग वाला आपके पास बच गया 1/h। अब ये दोनों कैंसिल, अब आप लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे h अप्रोचेज टू 0, तो देखिए 1/0 इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी बन गया आपके पास। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका बन जाएगा 0, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में 0 डिवाइड बाई 1 प्लस में, और ये सारा भी क्या हो गया 0। फिर से देखिए x का मान 0 रखेंगे तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये बातें ध्यान रखनी है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, फिर e की पावर इन्फिनिटी बन गया तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर 1/इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 1, RSD आपकी आ गई 1, LSD कितनी आई -1, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है,
दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, therefore fx is not differentiable, fx is not derivable at x equal to 0। ये क्वेश्चन हमारे पास ओल्ड CBSE पेपर में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये हमारा नॉट डेरिवेबल होगा क्योंकि इसमें LSD बराबर RSD नहीं है। अगला जो हमारा है देखिए, इफ fx is a differentiable, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is a differentiable। यहाँ पे हमें fx डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे at x equal to a पे, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी, इसकी हमें केवल वैल्यू डिफाइन करनी है। ये भी एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, 2 मार्क्स में बनाया जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि कोई फंक्शन अगर हमें डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x अपॉन x माइनस में a, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखिए हम करते हैं आगे। ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एट x इक्वल टू a पे, डिफरेंशिएबल गिवन है तो हमें उसकी वैल्यू बतानी होगी, क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू a f x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस में a। कैसे करते हैं देखिए, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। बेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने पे ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x बराबर a माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, तो हमारी लिमिट तो हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0। अब x स्क्वायर है उसकी जगह पे a माइनस h हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर f ऑफ a कर दीजिए माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे भी a माइनस एच हो जाएगा, डिवाइड बाई अपना x की जगह पे a माइनस एच माइनस a बन जाएगा। अब देखिए आगे इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर माइनस 2ah, और बाहर है f ऑफ a, सभी के बाहर आएगा f ऑफ a, कॉमन है यहाँ पे a माइनस h का स्क्वायर है ना, इसकी गुणा है f ऑफ a से, तो f ऑफ a सभी के बाहर माइनस a स्क्वायर f ऑफ a माइनस h, और डिवाइड बाई a से कैंसिल माइनस h आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये f ऑफ a है, इसकी गुणा इसके साथ भी है, f ऑफ a की गुणा इसके साथ भी है, और f ऑफ a की गुणा इसके साथ भी है। जो f ऑफ a है उसकी गुणा 3 जगह पे होगी, यहाँ पे भी माइनस 2h के साथ, यहाँ पे भी इसके साथ, इन तीनों जगह पे इसकी गुणा होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो f ऑफ a है इसको हम a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर गुणा में f ऑफ a, ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे भी हमारे पास a स्क्वायर गुणा में f ऑफ a माइनस h, हम सोल्व करने जा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास a स्क्वायर f ऑफ a माइनस h, इन दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और फिर आगे हम यहाँ पे करेंगे f ऑफ a की हम इन दोनों के साथ गुणा। तो देखिए ध्यान से एक बार, पहले मैं इस f ऑफ a की इन दोनों के साथ गुणा करता हूं तो क्या बनेगा, f ऑफ a, और गुणा करता हूं दोनों के साथ, तो यहां से माइनस h बाहर ले लेता हूं कॉमन, इन दोनों से माइनस h बाहर ले लेता हूं कॉमन, यहां बच गया h जमा में 2a। ध्यान से देखिए f ऑफ a की गुणा इन दोनों के साथ कर रहा हूं, तो पहले मैंने इन दोनों में से माइनस h बाहर ले लिया, और यहां बच गया फिर प्लस का h, यहां बच गया प्लस का 2a, और फिर f ऑफ a की कर दी गुणा, ठीक है। फिर बाकी क्या बच गया हमारे पास, एक तो ये बच गया क्योंकि इसके पहले के साथ भी होगी गुणा, और ये बच गया। इन दोनों में से मैं ले लेता हूं माइनस a स्क्वायर कॉमन, माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया मैंने। अब यहां क्या बच गया, f ऑफ a माइनस h,
और ये था आपके पास प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर एफ ऑफ ए आएगा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने ए स्क्वायर, तो एक माइनस यहाँ बच गया आपके पास माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और डिवाइड बाई माइनस एच है, तो ये माइनस एच से इसको भी कर दो डिवाइड और माइनस एच से इसको भी कर दो डिवाइड, दोनों तरफ, एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 रहेगी। अब माइनस एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, x का मान 0 अप्लाई कर दो, तो ये बच गया f ऑफ a गुणा में 2a। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, यानी कि ये हमारा है, ये एक डिफरेंशिएबिलिटी का ही फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा। और कौन सा बनता है, देखिए इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनेगा, ये एलएसडी या आरएसडी में से किसी एक का फॉर्मूला है ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये हमारा एफ डैश ए का फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले से डायरेक्ट तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ किसी एक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। कहां से मिलेगी, शायद आप यहां से देखिए, यहां जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस एच रखोगे तो एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच यहाँ पे भी है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे भी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ ए माइनस एच करोगे, माइनस ले लो, ए से कैंसिल, माइनस एच आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो जाएगी, एफ डैश ए की वैल्यू बन जाएगी, माइनस का ए स्क्वायर से और एफ डैश ए की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी को हम कहेंगे इसकी वैल्यू कहेंगे जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। ये डिफरेंशिएबल है तभी तो हमने यहाँ लिखा है ये एफ डैश ए, क्योंकि यहाँ पे एलएसडी आरएसडी दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है तो ही उसको हम एफ डैश ए कह सकते हैं, निकाला जा सकता है उसका डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो ये रहेगी, एफ ऑफ ए 2a माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। Prove that fx equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x equal to 3। हमें यह सिद्ध करना है कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, x इक्वल टू 3 के ऊपर पूछा है, इसमें 3 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर हमें कंटिन्यूटी देता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन होता है उसी को हम ब्रेक कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है इसकी रेंज। तो इसकी डोमेन में ही आपको ये वैल्यू मिलेगी जो कि 3 दिया हुआ है। तो हम इस fx को पहले यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यानी कि हमारा fx क्या है, मोड ऑफ x माइनस 3 को हम ब्रेक करेंगे। हो सकता है हमारे पास x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव हो, देखिए x माइनस 3 की वैल्यू कह रहा हूं मैं, हो सकता है x माइनस 3 नेगेटिव हो, x माइनस 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो x पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मैं पूरी वैल्यू की बात करूंगा यहाँ पे। x माइनस 3 हो सकता है नेगेटिव हो, अगर x माइनस 3 नेगेटिव है हमें तो आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो fx है इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक माइनस बाहर ले लेंगे, इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें माइनस बाहर लेके चलेंगे फंक्शन से ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। नेगेटिव तो ये है ही और एक नेगेटिव ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है x माइनस 3 ग्रेटर देन हो, अपने आप में पॉजिटिव हो तो उसके आगे हम प्लस का लेके चलेंगे, क्योंकि पहले से पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये हमारा बन जाएगा x इज लेस देन 3 के लिए और ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि ये 3 से कम होगा x का मान तो लेंगे, ये 3 से ज्यादा होगा तो लेंगे। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव चेक करते हैं एट x इक्वल टू 3 पे। डेरिवेटिव चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे, तो पहले हम निकालते हैं LHD।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका ये होता है, डेरिवेटिव कभी भी चेक करनी हो तो ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे एलएसडी और आरएसडी के लिए। तो एलएसडी हमारी होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस का मतलब x का मान 3 से कम, और 3 से कम होगा तो आपको ये फंक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेंगे माइनस x माइनस 3। फिर आगे है देखिए माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि जो आपने ये fx लिया है इसी fx में a का मान पुट कर दो, यानी यहाँ पे आपको पुट करना है a का मतलब 3 रखना है, a का मतलब 3 रखना है, तो आपको यहाँ 3 रखना है, तो 3 माइनस 3 0, नथिंग हो गया 0 तो, और x माइनस में a का मतलब 3, x माइनस 3, तो यहाँ पे आपके पास x माइनस 3 बच गया, ऊपर भी x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया, तो एलएसडी आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम बात करते हैं आरएसडी की, क्योंकि हमें एलएसडी और आरएसडी दोनों निकालने पड़ेंगे, तभी हम बता सकते हैं डेरिवेबल है या नहीं है। तो आरएसडी की वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब 3 प्लस यानी x का मान 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है तो ये लेंगे, x का मान ज्यादा है 3 से, जिस तरफ ये निशान खुला हुआ होता है इस तरह से, तो ये जिसकी तरफ खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, तो x बड़ा है 3 से बड़ा है तो आपको फंक्शन तो ये लेना है, यानी fx का मान आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब होता है इस fx में a रख दो, fx यानी इसमें a का मतलब 3 रख दो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस a का मान फिर से 3, तो x माइनस 3 से ये भी कैंसिल, यहाँ पे 0 तो नथिंग हो गया, ये 1 पे कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, यानी कि आपकी एलएसडी आई -1, आरएसडी आ गई +1, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इंप्लाइज एलएसडी इज नॉट इक्वल टू आरएसडी, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एलएसडी और आरएसडी बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 3 पे, लेकिन ये कंटिन्यूअस जरूर है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है उसकी डोमेन में, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अगर कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाए तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके कह सकते हैं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन्स, अपनी डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूअस रहते हैं।